हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। दोस्तों, आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज, जिसने 667 मार्क्स नीट 2020 में आफ्टर हिज फोर्थ अटेम्प्ट एंड वाइल डूइंग हिज फर्स्ट ईयर इन BAMS स्कोर किया और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्स जोधपुर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। It is gonna be an amazing and a very inspiring experience. So दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंकज के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू फॉलो हिम, यू कैन फॉलो हिम देयर। स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, Jodhpur. I scored 667 marks and 1427 All India rank in NEET 2020. Today I am going to share my 4-year preparation journey of NEET. So let's start with class 11th and 12th. मैंने अपनी क्लास 11th और 12th जो है वो एक लोकल स्कूल से की थी, जहाँ पे कोचिंग की कोई फैसिलिटीज़ होती नहीं थी। और प्रिपरेशन भी स्टार्ट मैंने मिड 12th की थी, जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि बोथ ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ CBSE एंड नीट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और दोनों के दोनों रिजल्ट मेरे बिगड़ चुके थे कम्प्लीटली। नीट का स्कोर जो है वो 359 था फर्स्ट अटैम्प्ट में, और CBSE का रिजल्ट जो है 83.8% था, जो मेरे एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरी पर्सनली सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत बहुत कम था। नीट में 359 स्कोर करने के बाद थोड़ा खुश भी था। खुश इसलिए था कि मैंने बिना कोचिंग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कोचिंग के साथ और बेटर परफॉर्म कर सकता था। बट उससे पहले दिक्कत ये थी कि मेरे क्लास 12th के साथ या फिर क्लास 11th के साथ, 11th तो बिल्कुल, यानी कि इन दोनों क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर पढ़ना क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोचिंग में जाओगे, कोचिंग वाले डायरेक्ट आपको हैवी बुक्स पकड़ा देते हैं और डायरेक्टली सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं, ना ही आपको ये बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है। और वहाँ के टॉपर्स का कुछ अलग ही सीन होता है। टॉपर्स का सीन ये होता है कि उनके मार्क्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग, अपन जब लोकल कोचिंग से जाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो अपन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि टीचर सेम है, मॉड्यूल्स भी हमें सेम हैं, सेम टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, स्टडी भी हम 5 से 7 घंटे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स लो आ रहे हैं, रैंकिंग लो आ रही है। कोई भी आप टेस्ट दो, मेजर टेस्ट या जितने भी टेस्ट दिए, सभी में मार्किंग जो थी मेरे फर्स्ट ईयर में लो थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि पढ़ना क्या है, किस सिलेबस ओरिएंटेड जाना है, क्या पढ़ना चाहिए। नीट का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि मेरी स्कोरिंग जो है बिना कोचिंग से और कम हो गई है। यानी कि मेरा जो फाइनल स्कोर था 2018 में वो था 351। अब आप ये सोच सकते हैं कि बिना कोचिंग 359 लाना और फिर कोचिंग के साथ 351 लाना, थोड़ा सा आप समझ नहीं सकते कि उस वक्त का मेंटली प्रेशर क्या होता है कि आपने कोचिंग के साथ 359, कोचिंग के बिना 359 स्कोर किया और कोचिंग के साथ आप 351 स्कोर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब माइंड पे आ जाता है, माइंड में नेगेटिविटीज आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस हो या फिर मॉरलिटी हो, सब डाउन हो जाता है, मेंटली पेन आना शुरू हो जाता है, ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट आता है जो 2 साल की मेहनत को एकदम बिगाड़ के रख देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। नीट के साथ साथ मैंने एम्स, जिपमर और ICAR, HIU वगैरह का एग्ज़ाम दिया था, बट एवरी एग्ज़ाम में रिजेक्ट हुआ। यानी कि ना मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ, ना जिपमर, ना ICAR, ना HIU। द मेन प्रॉब्लम इज़ कि सोसाइटी में आपकी कोई मेहनत नहीं देखता, एक्सेप्ट योर क्लोज वंस और पेरेंट्स। तो इन सब में रिजेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस वॉज लाइक इन द सेंटर ऑफ अर्थ। 2018 में पेपर देने के बाद मैंने दोबारा से एक ड्रॉप लेने के लिए सोचा और दोबारा कोचिंग वहीं उसी पुरानी कोचिंग में एडमिशन ले लिया। बट इस बार जाने से पहले मैंने थोड़ा टाइम ये एनालाइज़ किया कि भाई पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। NCERT को पढ़ना स्टार्ट किया, बट अभी भी फिज़िक्स की NCERT जो थी वो मेरे कंट्रोल से बाहर थी। फिज़िक्स के लिए मैं केवल ये करता था कि जाता था, लेक्चर ले लेता था, वापस आ जाता था, क्वेश्चन कर लेता था, दैट्स ऑल। बट NCERT पे कभी ध्यान नहीं दिया कि NCERT के कोई भी सोल्ड या अनसोल्ड क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किए। और उसके बाद टेस्ट आते तो मैं सिंपली टेस्ट दिया था, बट जो मेरी मेन दिक्कत थी
19 वो मैं ये थी कि मैंने कभी भी टेस्ट्स का सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, यानी कि टेस्ट देने के बाद टेस्ट को ऐसे ही रूम में आता फेंक देता था, कभी एनालाइज नहीं करता था। ना मैंने कभी कोशिश की कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें मैं दोबारा नोटबुक में लिखूँ या फिर जाके सोल्व करूँ। आंसर की चेक की, मार्क्स पता किए और पेपर को फेंक दिया। उसके बाद 19 में मैंने एग्ज़ाम दिया। इस बार कॉन्फिडेंस तो था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गया बीतता था वैसे वैसे मैंने क्लास की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के बिल्डअप कर लिए थे। बेसिक जो फिज़िक्स थी उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से बिल्डअप कर लिए थे। बट कॉन्फिडेंस तो था कि एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लूँगा, बट इतना ट्रस्ट नहीं था, इतना 100% ट्रस्ट नहीं था अपने पोटेंशियल पे कि मैं श्योरली नीट की कोई सीट या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। रिज़ल्ट आया 19 में, तो स्कोर जो था वो मेरा 548 था और रैंक करीबन 24,000 के आसपास थी। रिज़ल्ट देख के सब लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इसलिए थे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 542 थी और मेरे मार्क्स जो थे वो 548 थे। बट मुझे पता था कि इस बार भी शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कारण ये था कि नीट का जो 19 का एग्ज़ाम था, इट वाज द ईजीएस्ट एग्ज़ाम एवर सीन इन द नीट हिस्ट्री। 548 मार्क्स के साथ मैंने हरियाणा की काउंसलिंग अटेंड की। हरियाणा की काउंसलिंग में मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चाहे वो सेमी प्राइवेट कॉलेज हो और गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि मुझे हरियाणा का सबसे लोवेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिला उस साल। यानी कि 2019 में जो हरियाणा कट ऑफ थी वो 572 के आसपास गई थी, जो मेरा स्कोर जो था उससे बहुत कम था। तो एवरीवन वाज इन शॉक और कि मेरा थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ। बाहर के लोग ताने मारने लगे कि यार 3 साल इस लड़के ने बर्बाद कर दिए खुद के, अपने पेरेंट्स के, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टेरिबल हो गया। तो सबसे ज़्यादा टेरिबल बात ये थी कि मैं सपने को छोड़ भी नहीं सकता था और पेरेंट्स को बोल भी नहीं सकता था कि मुझे एक और ड्रॉप चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, एक रात रोया। एक रात रोने के बाद अगली सुबह जब खड़ा हुआ तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से सोचा कि हाँ, सपने को बीच में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पापा ने खुद सिखाया है कि या तो आप कोई चीज़ शुरू करो मत, और शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ो मत उसे। मैंने वही किया। सुबह उठा, पर्सनली डिसाइड किया कि हाँ मैं अब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, बट पेरेंट्स को बिना बताए, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता था कि फोर्थ टाइम उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। इसके बाद मैंने बीएससी का सोचा, बट बीएससी में इंटरेस्ट नहीं था। तो हरियाणा में बीएमएस की काउंसलिंग चल रही थी। हरियाणा में बीएमएस की काउंसलिंग चल रही थी तो मैंने बीएमएस कॉलेज अलॉट करवा लिया। अब जैसे जैसे अपन कॉलेज में एंट्री करते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम मिलने का सेंस कि मैं वहाँ पे गया, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, उनके साथ घूमा, मूवीज़, पार्टीज़, बर्थडे सेलिब्रेशंस, यानी कि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्टेड हो गया। बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रिवाइज़ करना शुरू किया। अब दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि मेरे जितने भी नोट्स, जितनी भी सारी बुक्स, कोचिंग बुक्स या फिर एक्स्ट्रा बुक्स जो भी थी, वो सारी मेरी घर पे थी। घर पे होने के कारण, और मैं पेरेंट्स को बोल भी नहीं सकता था कि मुझे ये नोटबुक्स चाहिए। वो सिंपल सी बात पूछते कि तुझे किस लिए चाहिए, और इस बात का जवाब मेरे पास था नहीं। बुक्स ना होने के कारण सबसे पहले मैंने ये किया कि जो पापा ने मेरे को पॉकेट मनी दी थी कॉलेज जाते वक्त, उसकी सबसे पहले मैंने बुक्स मेनली जो एनसीईआरटी थी 11th और 12th, वेदर इट बी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी जो हैं वो नहीं खरीद ली। कुछ मेरे पास 2 या 3 नोटबुक्स मेरे पास ऑलरेडी थी, जिसके कारण मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। दिसंबर तक मैं बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा इन दी सेंस कि मैंने नॉर्मल नोट्स रिवाइज़ किए। मैंने सबसे पहले यही चूज़ किया कि मुझे कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मेरा लास्ट ईयर क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने अच्छे से क्वेश्चंस मॉड्यूल्स के लगाए थे। साथ ही साथ मुझे थैंक यू टू अमन सर्स, इनके यूट्यूब चैनल तक आ चुका था, और तब तक मुझे मोस्टली मेरी जो गलतियाँ थी वो पता चल गई थी। मोस्टली सबसे मेन गलती तो यही थी कि मैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं था, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं था। दिसंबर तक नॉर्मल पढ़ा। फिर थैंक्स टू रिस्पेक्टेड सीनियर्स ऑफ माय दैट कॉलेज, उन्होंने मेरे लिए जितने भी नोट्स वगैरह थे और बुक्स वगैरह थी वो अरेंज की। क्वेश्चन बैंक जो थे वो फ्रेंड्स के घर से अरेंज किए, यानी कि सभी ने मेरी नॉर्मल हेल्प कर दी थी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पैदा हुई कि मैं बीएमएस की क्लास अटेंड करूँ या फिर
नीट के लिए पढूँ। और ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब अपन कोई भी कॉलेज में होते हैं, या फिर अपन वेदर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी कर रहे होते हैं, बीएमएस कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ या फिर जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसकी। मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मुझे नीट के लिए जाना चाहिए या फिर अपनी क्लासेज जानी, क्योंकि अगर क्लासेज छोड़ता और अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता और 3 बार फेल होने के बाद जब चौथी बार बीएमएस के एग्ज़ाम्स में फेल होता, तो आप सोच सकते हो कि पेरेंट्स के माइंड पर क्या प्रेशर पड़ता। मैं वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता और रिस्क ये भी नहीं ले चाहता था कि मेरे जो पर्सनल ड्रीम है, पेरेंट्स का जो ड्रीम है, वो वेस्ट हो या फिर वो ख़राब हो। तो मैंने शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क यही लिया कि मैंने एक चीज़ चूज़ की। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि तू दो नावों में पैर मत रख, एक चीज़ चूज़ कर ले, चाहे तू बीएमएस चूज़ कर ले या फिर तू एमबीबीएस चूज़ कर ले। एमबीबीएस मीन्स नीट की प्रिपरेशन चूज़ कर ले। फिर मैंने अपनी पढ़ाई जो थी वो जारी रखी, यानी कि मैं जब से कॉलेज गया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने कंटिन्यू में लगातार पढ़ता रहा। दिसंबर तक नॉर्मल और दिसंबर के बाद मैंने अच्छे सीटिंग देना स्टार्ट किया। लेकिन दिक्कत जो थी वो मेन जो थी वो अब आने वाले थे। दिक्कत ये थी कि लगभग दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला केस आया था, शायद मुझे याद है। मार्च 20 के आसपास कॉलेज के नोटिस निकला था कि क्लासेज जो हैं वो ऑफ हो रही हैं, अब अपने घर जाओ, हॉस्टल सारे ऑफ हो रहे हैं। अब बची कुची प्रिपरेशन, जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था वो भी बिल्कुल डाउन हो गया था, सब खत्म हो गया था। घर वालों को मैं बता नहीं सकता था, घर वालों को ये नहीं बता सकता था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे रुकना है। और ना मैं ये बता सकता था कि हॉस्टल जो है वो बंद हो चुके हैं। तो मतलब मैं बीच में फंस चुका था कि करना है तो करना क्या है। जो प्रिपरेशन मैंने की थी, जो मेहनत मैंने की थी पिछले 4 साल की, वो सब अब वेस्ट लग रही थी। लास्ट डे मैंने सोचा, डिसाइड किया नोटिस आने के बाद कि करना क्या है। करना यही था क्योंकि मुझे, अगर मैं घर पे जाता या फिर घर पे जाता तो मेरी जो भी 4 साल की मेहनत थी, 3.5 साल की मेहनत, वो सब वेस्ट थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर रूम लेके रह लूँगा। थोड़ा रिस्क था बट क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगले दिन मैंने रूम सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन जो भी मुझे रूम मिल रहे थे वो जो मेरी पॉकेट मनी है उसके ट्रिपल या फिर डबल रेट पे मिल रहे थे, जो मेरे लिए अफोर्डेबल थोड़ा कम था। तो गॉड ग्रेस से मुझे रिस्क तो लेना ही था। गॉड ग्रेस से ऐसा हुआ कि एक नया पीजी खुला था, वो मुझे मिल गया। आप विश्वास नहीं करोगे, उस पीजी में करीबन मैं 5 महीने तक अकेला रहा, 24 घंटे उस 10x15 के कमरे में एक मशीन की तरह बन के रह गया। पेरेंट्स से जब भी बात होती, एक वीक में एक बार करता था, ज़्यादा नहीं करता था क्योंकि मेरे लिए भी इतना कंट्रोल करना इजी नहीं था। तो पेरेंट्स से एक वीक में एक बार करता था और ऐसे शो करता कि हाँ मेरी लाइफ में सब नॉर्मल है, मैं बीएमएस में बहुत खुश हूँ और बीएमएस भी मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। बट फाइनेंशियल दिक्कत अब होने लगी थी मेन, क्योंकि पेरेंट्स जो पॉकेट मनी दी थी वो तो मैंने पीजी में खर्च कर दी थी और मुझे पीजी में 6 महीने तक बिना बताए रहना था। अब दिक्कत ये थी मैं ये सब मैनेज करूँ तो करूँ कैसे। उस वक्त मेरी हेल्प जो थी, जितने भी मेरे सीनियर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, यहाँ पे जो है मेन रोल आपके फ्रेंड्स का आता है, सीनियर्स का आता है। उन्होंने बहुत हेल्प किया, आप लिटरली मानोगे नहीं। उन्होंने फाइनेंशियल तरीके हो, इमोशनल तरीके से, या कुछ भी हो, हर तरीके से मेरी हेल्प की। 5 महीने या 6 महीने तक लगातार सफ़र करने के बाद मैं डेली अपने रूटीन में सिटिंग बढ़ा दी। मैंने करीबन 13 से 15 घंटे डेली अपनी सिटिंग देना स्टार्ट की। ऐसा नहीं था कि मैं केवल पढ़ता ही था, जब भी ब्रेक, यानी कि हर 2.5 घंटे 2 घंटे के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था। उसमें कोई कॉमेडी देख ली या फिर अपने फ्रेंड्स से बात कर ली, ताकि आपका मन जो है ईजी रहे। और ऐसा भी नहीं था कि मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखता था, मैं देखता था बट फॉर ए शॉर्ट वाइल, यानी कि मैं दिन में 1-1.5 घंटे देख लेता था, दोस्तों से अच्छी बात करता था। बट वैन द टाइम फॉर स्टडी, या फिर बोले पढ़ने का जब टाइम आता था, तो मैं 13 से 14 घंटे 15 घंटे, जितना मैं मैक्सिमम अपना एफर्ट्स डाल सकता था मैंने डाला। 13 से 14 घंटे मैंने आराम से बैठ के फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई की।
इन 5-6 महीनों में मैंने एक सही अप्रोच के साथ प्रॉपर अपने जो 100% पोटेंशियल है, एक जो वर्ड होता है पोटेंशियल, अपना 100% मैंने दे दिया था। जो हर साल की तरह जो मेरा मेजर ड्रॉबैक था बायो को इम्पोर्टेंस ना देना, क्योंकि मेरे बायो में जब 548 नंबर 2019 में, तब भी मेरे बायो में स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। 303 स्कोर थे, यानी कि 303 मेरे हाईएस्ट स्कोर थे बायो में नीट 2020 से पहले। तो मैंने एनसीईआरटी बायो को स्पेशली, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं दिया, मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया, यानी कि फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायो को भी। बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे, बायो को जो बायो की एनसीईआरटी है उसके अलावा मैंने एक सिंगल वर्ड बाहर से नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी के अलावा मैंने नोट सिंगल वर्ड, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं और अदर हैवी स्टफ पढ़ सकूँ, चाहे दिनेश सूची कोई भी बुक हो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अब कोई और बुक पे ध्यान दूँ, और इतनी बेवकूफ़ी मैं कर भी नहीं सकता था कि मैं केवल 2 या 3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर आते हैं उनके लिए मैं मेरा जो प्रीसियस टाइम है वो वेस्ट करूँ। इसलिए मैंने करीबन इन 8 महीनों में 6 महीने यहाँ और 2 महीने 3 महीने वहाँ, इन 8 से 9 महीनों में एनसीईआरटी को 21+ टाइम्स जो था मैंने रिवाइज किया। एक सिंगल वर्ड मतलब मैंने अच्छे से रिवाइज किया, अच्छे से पढ़ा। इन 5 महीनों में इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ, इस बार मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। 13 सितंबर 2020 को आपको पता ही है कि नीट 2020 हुआ था, तो मैंने वो नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरे सीनियर जो मेरे साथ गए थे, उनको बाहर निकलते ही, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते केवल एक बात बोली थी जो आपको भी मस्ट है, अपने ऊपर होना चाहिए। मैंने केवल इतना बोला था, सिलेक्शन हो या ना हो ये एक अलग मैटर है, बट मैंने अपना 100% पोटेंशियल, जो 100% था, वो इस एग्ज़ाम में दे दिया है। और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब ये सब देने के बाद वापस अपने रूम पे पहुँचा, अब चेक करने की बारी थी। आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत नहीं बोलूँगा, सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपको कम एंजाइटी होती है, बट एग्ज़ाम चेक करने के दौरान आपको एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले फिजिक्स का एग्ज़ाम चेक किया, उसमें स्कोर जो है वो 151 मार्क्स मिला। आप समझ सकते हैं कि बिना कोचिंग और कॉलेज में रहते हुए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ में, और फिजिक्स भी फिर 150 आ जाए, मन ऑसम। देन केमिस्ट्री का चेक किया 156, और बायो का चेक किया तो आई वॉज टोटली शॉक। मैं शॉक रह गया था कि बायोलॉजी में मैंने परफेक्ट स्कोर किया है, 360 आउट ऑफ 360, यानी कि मैंने वो गलती नहीं की जो लास्ट 3 सालों में मैं कंटिन्यू करते आ रहा था। मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था, जिसके कारण एनसीईआरटी का स्कोर जो है वो परफेक्ट रहा। और मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मैं कितना खुश था। ऐसा लग रहा था कि 4 साल में मैं आज मेंटली एक पर्टिकुलर चीज़ से फ्री हुआ हूँ। अब एग्ज़ाम ओवर हो गया था। पेरेंट्स को अभी तक मैंने नहीं बताया था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरा जो पेपर है, मैंने पेपर दिया है और मेरा पेपर का स्कोर काफ़ी अच्छा आया है कि मैं एक डिसेंट कॉलेज ले लूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब बहुत सफ़र कर लिया, 6 महीने परेशान हो लिए, घर चलते हैं। इसके बाद घर गया। घर जाने के बाद पेरेंट्स खुश तो थे ही, खुश इसलिए थे कि हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस ड्यूरेशन यानी कि लास्ट सितंबर टू दिस सितंबर, यानी कि करीबन 12 महीनों में मैं कोई भी छुट्टी पे घर नहीं गया। यानी कि वेदर इट बी विंटर वैकेशंस, कोई ना कोई बहाना बना के मैं रह जाता था, क्योंकि मुझे पता था गया 10 दिन वेस्ट गए। 10 दिन वेस्ट गए मीन्स लॉट ऑफ सिलेबस, यानी कि बहुत सिलेबस के बहुत अच्छा या फिर बहुत ह्यूज पार्ट जो है लॉस कर देता अगर मैं चला जाता तो। और एक जो कनेक्टिविटी होती है ना जाने के बाद, वो मेरी टूट जाती है। तो इसलिए मैं घर बिल्कुल भी नहीं गया, यानी कि 12 मंथ्स मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहा। तो घर गया, पेरेंट्स तो खुश थे ही, क्योंकि 12 महीने बाद या फिर बोले 1 साल के बाद मैं अपने घर पे वापस गया था, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि मैं पेरेंट्स खुश हैं और मैं उनकी खुशी को डबल ट्रिपल कर दूं। मैंने सिंपली मेरा एग्ज़ाम पेपर निकाला और पापा के हैंड ओवर कर दिया। आप मानोगे नहीं, उनकी जो आइज़ में ब्राइटनेस थी, दोनों मम्मी पापा, they were completely shocked, speechless. My parents were literally
शॉकिंग। वो सोच रहे थे कि किया तो कैसे किया। उनका फेस जो था वो देखने लायक था। 4 साल बाद आखिर मेरे पेरेंट्स, उनकी आंखों में मेरी वजह से कोई खुशी थी। एंड पापा वाज लाइक, तूने किया कैसे ये, एंड रेस्ट इज़ गोइंग ऑन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो थर्ड टाइम मेरे को कोचिंग के लिए मना कर देते, बट मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से पेरेंट्स अब 3 साल जो परेशान हुए हैं, जिनको जितना मैंने उनको हर्ट किया है, अब मैं और ना करूं। सी, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे सिचुएशंस में ना फंसें, बिल्कुल भी ना फंसें। आपको जो मौका दिया जा रहा है, हर किसी को नहीं मिलता। आपको जो मौका दिया जा रहा है उसका पूरा बेनिफिट उठाएं। कुछ गलतियां जो मैंने की उनको मैं अच्छे से हाईलाइट करने की कोशिश कर देता हूँ, जो 3 साल में 4 साल में मैंने की। आप अपने बोर्ड पेपर और नीट को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना आए, क्योंकि अगर आपको सीरियसली नीट करना है, आपको सीरियसली डॉक्टर बनना है या फिर एमबीबीएस ही करना है, तो 12th और 10th के जो मार्क्स है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। यानी कि आप 12th में जस्ट पास आउट हो जाएंगे। ऐसा है, हमारे सीनियर्स में भी है, हम में भी है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 80% या 70%, 65% ऐसे मार्क्स लेके एम्स में बैठे हैं। यानी कि मैं खुद एम्स जोधपुर में हूँ। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, बोर्ड पेपर हो या फिर नीट। आप अगर नीट के लिए जाना चाहते हैं तो बोर्ड पेपर में थोड़ा रिलीज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मेन दिक्कत मेरी ये थी कि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं था। 3 साल में, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, उससे पहले मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं था। मेरे को ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम में क्या आता है, सिलेबस क्या है। तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले मीन्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, ज़रूर देखें कि सिलेबस एक्चुअली है क्या, पेपर किस पैटर्न से, किस तरीके से आ रहा है। थर्ड, जो सबसे बड़ी मैं बोलूँगा मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं 2 साल तक एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। मुझे ये नहीं पता था कि एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी की वैल्यू आप लगा सकते हैं कि मैंने पर्सनली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है ओनली विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। और बायोलॉजी का तो सिंपल सा रूल है, बायोलॉजी के लिए बाइबल है एनसीईआरटी। आप उसका तो एक डॉट भी नहीं छोड़ सकते। द मेन फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज चाहिए, एम्स, जिपमर, बायो आपकी स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर आपकी डिसेंट है तो आप इतने नंबर ले आओगे कि आप एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ले लो। बट लाइक सेंट्रलाइज कॉलेज या फिर अच्छे कॉलेज, एम्स हुआ, जिपमर हुआ, मौलाना आज़ाद हुआ, वीएमएमसी हुआ, ये सारे बेस्ट कॉलेज हैं इंडिया के। तो अगर आपको इनमें जाना है तो बायोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द अनदर मेन जो मेरी गलती थी वो ये थी कि एग्ज़ाम के बाद मैंने कभी खुद का सेल्फ एनालिसिस नहीं किया। यानी कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि एग्ज़ाम पेपर के जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे गलत हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे सुधारना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम पेपर दे के आए हैं, आपके जो क्वेश्चन गलत हैं, या तो आप चूँकि जो नोट्स हैं उनमें वो क्वेश्चन लिख लें जो आपके गलत हैं और जो इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को जब सोल्व कीजिए, माइंड में सेट कीजिए, अप्रोच को ध्यान लाइए। ये मेनली न्यूमेरिकल्स की बात है। अगर आप थ्योरेटिकल देखोगे तो कई सारे एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूटन नहीं बनना है बेसिकली। बायोलॉजी के लिए आपको बिल्कुल न्यूटन बनने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में आप न्यूटन बनने की ट्राई कर सकते हैं, बट वो आईआईटी या फिर जेईई के लिए है, नीट के लिए नहीं। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी, जो मुझे लगता है कि एवरी एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आई एम नॉट सेइंग कि केवल नीट हो, आईआईटी जेईई हो, कोई भी सिविल एग्ज़ाम हो, सब सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एफर्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई हैड एवर फेल्ट। मैंने बताया कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है बट खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए आप अपना जो स्कोर है वो नीचे गिराएंगे, दैट इज़ श्योर। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए,
होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट हुआ होगा, और मैं स्पेशली दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, जैसे बीएससी में हो या फिर बीएमएस कर रहे हो, अगर वो नीट क्रैक करना चाहते हों तो एफ़र्ट्स तो आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स कई सारी आएंगी। प्रॉब्लम्स ये आएगी कि आपको एग्ज़ाम थोड़ी डिफरेंट सिचुएशंस में फेस करना है। प्रॉब्लम्स ये हो गई कि आप जो कोर्स कर रहे हो, चाहे बीएससी हो, बीएमएस हो, उसके एग्ज़ाम्स को लेकर प्रॉब्लम आएंगी। At last, I would like to thanks all my respected seniors, friends, and mostly सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा वो मेरे पेरेंट्स हैं। थैंक यू अमन सर। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, आप चाहे तो उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, कोविड टाइम में ज़्यादा बाहर ना निकले। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से एक लाइक बटन दबा देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड आई ऑलवेज से नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। एंड दोस्तों, आपका कंपटीशन आपके दोस्त के साथ नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो कोटा दिल्ली के टॉप कोचिंग में बैठे हुए लोगों के साथ है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 680 690 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप पंकज के सारे जो सजेशंस हैं उसे इंप्लीमेंट करेंगे, केवल सुने नहीं होंगे, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन से ही कहीं ना कहीं आप एक इंप्रूवमेंट ला पाओगे और अपनी प्रिपरेशन में जे कर्व ला पाओगे। फाइन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। हम लोग देखो, थोड़ा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कम फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में 10 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आई एम एंश्योरिंग द क्वालिटी कंटेंट सो दैट आपको कुछ नहीं मिले, आपको केवल और केवल कंटेंट मिले। एंड आई से कंटेंट इज नॉट द किंग गाइस, कंटेंट इज द किंगडम। फाइन, एंड मैंने आपको मैं वचन देता हूं, मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर कि हम लोग डीपीपी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उनकी डीपीपीज जो है वहां पर अपलोड होती चली जाएगी। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे चैप्टर्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सीक्वेंशली। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन यू विल सी इट। पीडीएफ होगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके सारे जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं आपको, वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और हर एक जो डीपीपी है वो टॉपिक वाइज डिवाइड होने वाला है एनसीईआरटी के टॉपिक के अनुसार, जिससे कि आपको बेस्ट प्रिपरेशन में एक एज मिल सके अपने कंपटीटर्स से, और आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं बल्कि एक एज ले सको और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट कर सको और अपने आप से बेहतर बन सको दिन बाय दिन। ठीक है, और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।